नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास है, इसलिए क्योंकि उनकी एक रैग्स टू रिचेस इंस्पायरिंग स्टोरी तो है, बट ये जो जर्नी उनकी रही है ये सिर्फ उन्हीं के डेवलपमेंट की बात नहीं है। शहर के, हमारे देश का डेवलपमेंट में उनका एक कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, और सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, सोशली भी, पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मंगेश आमले की, जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेलॉग सॉल्यूशंस के। मंगेश जी, आमले जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ख़ास मेहमान में। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आमले साहब, आपका जो जर्नी रही है, जैसे मैंने कहा कि रैग्स टू रिचेस, एक छोटे से गांव में फाइनेंशियली पोजीशन भी ठीक नहीं, और आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो तो हम बात करेंगे, बट शुरुआत कैसी हुई है आपकी, ये थोड़ा सा बताइए। सर, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं। पुणे डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर तहसील है, और तहसील में डिंगोरे करके मेरा गांव है, जहां पर मेरे माँ बाबा खेती करने वाले या खेत में जाके मजदूरी करने वाले थे, और मेरी परवरिश जो हुई है वो वहीं पर उसी गांव में हुई है। मेरा स्कूलिंग भी उसी गांव में हुआ है, और उसके बाद मैं मेरे फर्दर स्टडीज़ के लिए पुणे आया, और वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे। अगर मैं मेरे उन दिनों को याद करूँ जो मैंने मेरे गांव में बिताए हैं, तो सुबह स्कूल निकल जाए, दोपहर को आने के बाद छोटा सा खेती था जिस पे हमारा गुजारा होता था, तो मज़दूर लेने की भी हमारी हैसियत नहीं थी। तो माँ बाबा का हमेशा कहना था कि पढ़ना जो है आपको स्कूल में पढ़ के आना है, घर में आके आपको अलग से पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा या खेल कूद के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज़ हम बहुत गरीब अवस्था में हैं और आप लोगों को आके खेती में काम करना है। छुट्टियों के दिनों में, अगर छुट्टियां माने अगर समर वैकेशंस या फिर हमारा जो रविवार का दिन रहता है जहाँ छुट्टी होती है, तो बहुत बार मैंने, मेरे भाई ने दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी का काम भी किया है। एक जर्नी तो ऐसी भी रही है कि मतलब एक घर बन रहा था, और मुझे लगता है समर था तब, तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आया, मेरे यार दोस्तों के पास, और उसने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ, मुझे लेबर का शॉर्टेज है, क्या आप आके वहाँ पर मुझे ज्वाइन करेंगे? तो मेरे 4 दोस्तों के साथ हम लोगों ने वो सिविल लेबर का भी काम किया है। मतलब इस तरह से जर्नी रही है। बट जैसे कि गांव में पला बड़ा हूँ, तो वो नेचर का टच, वो खेल कूद जितना हुआ उतना, और यार दोस्तों के साथ घुल मिलना आज भी याद आता है, और मेरा टच जो है मेरे गांव से और मेरे लोगों से आज भी बना हुआ है। हमने साहब, ये टच गांव से तो बना हुआ, लेकिन आज आपका टच तो ग्लोबली हो गया है। साइबर सिक्योरिटी में आज आप एक दिग्गजों में से माने जाते हैं। उस गांव खेड़े में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो कंप्यूटर्स, आईटी की तो बात का सवाल ही नहीं होता है। आप तो साइबर सिक्योरिटी और बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने बहुत कुछ किया है। ये कनेक्ट कैसे हुआ? आपको बेसिकली बाहर कैसे निकले आप इसमें, इंस्पायर कैसे हुए? इंस्पायर करने के पीछे जो थे वो मेरे पिताजी थे, जिन्होंने कभी फॉर्मल पढ़ाई नहीं करी है। वो कभी स्कूल नहीं गए। अगर आप आज भी उनको, उनके पास 1 लाख रुपए दे दें और उनको कहें गिने, तो उनको मुश्किल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का मैं लड़का हूँ। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, थोड़ी सी 7वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो जो रीडिंग है, वाचन होना चाहिए, उनका फोर्स हमेशा बना रहता था। और मेरे पिताजी ये कहते थे कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको बिजनेस करना है। भले वो खेत खलियान संभालते थे, बट बचपन से उन्होंने हमारे दिमाग में व्यावसायिकता डाल दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो मैं और मेरे छोटे भाई जो पुणे में हैं,
वो भी अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे वो हैं, वो भी बिज़नेस में आ गए, मैं भी बिज़नेस में आ गया। तो थॉट जो था उसको अगर हम कहेंगे कि स्ट्रांगनेस देने का काम मेरे पिताजी ने किया। माँ ने कहा कि आप अच्छा पढ़ो, उससे आपके विचार जो है प्रगल्भ हो जाएंगे। जिन लोगों ने अनुभव लिया है और जिन्होंने वो लिखा है, उतना अनुभव आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अनुभव आपको रेडीमेड मिल जाएगा पढ़ने के कारण। दूसरी बात है, आपकी भाषा शुद्ध रहेगी, अच्छा बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये सब कहीं ना कहीं तो मेरे माँ ने हमारे दिमाग में डाल दिया। तो थॉट जो था बिज़नेस का, वो स्ट्रॉन्ग किया मेरे पिताजी ने। विचारों से आगे कैसे बढ़े, इसको अगर मैं सही मायने में कहूँ तो मेरे माँ ने बढ़ावा दिया। तो वो जो कॉम्बिनेशन बना, तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा मतलब कॉलेज दिनों में भी मेरे दिमाग में रहा। उसके बाद जब मैं नौकरी कर रहा था, अलग अलग इंटरनेशनल कंपनीज़ में मैंने नौकरी करी, बैंकों में मैंने नौकरी करी, तो वो कहीं ना कहीं तो दिमाग में था। बट आपको जैसे मैंने बताया कि एक गरीब परिवार से आया हुआ लड़का इमीडिएट बिजनेस तो नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ जो होती है कि परिवार में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मैंने कोशिश करी कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, वो जॉब से मैं अपने परिवार को फिनेंशियल स्टेबिलिटी दे दूँ, और उसके बाद मैं अपना विचार जो है, जो बिज़नेस का विचार है, वो करूँ। अब आपने जो प्रश्न किया है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों, मैं कहूँगा मेरे माँ बाबा के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मेरी एंट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज से 24 साल पहले हुई। तब साइबर सिक्योरिटी का बोलबाला नहीं था, बट बैंकिंग और मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं जब काम कर रहा था, तब मुझे ऐसा पता चला कि कहीं ना कहीं तो फ्रॉड्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन लीकेज हो रही है। और तब से लेके जब तक मैं बिज़नेस स्टार्ट ना करूं, मैं उसमें रिसर्च करता गया। ये रिसर्च करने के साथ साथ मैं जॉब करते समय मुझे खुद को अपडेट भी करता गया। मैंने आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करा, मैंने आईआईटी जम्मू से पोस्ट ग्रेजुएशन करा, बैंकिंग इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी के डिप्लोमाज और डिग्रीज़ ली। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से मैंने साइबर लॉ करा, मैंने डॉक्टरेट करी। आज भी मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ता रह रहा हूँ, और इसके पीछे मेरे माँ का थॉट है कि आपको पढ़ना है। और वो पढ़ाई जो थी, मैंने कोशिश करी कि फ्रॉड मैनेजमेंट, साइबर रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी इन एरियाज़ में करूँ। तो इसके कारण क्या हुआ, मैं अपडेट होता गया, नॉलेज बढ़ता गया। और जब मैंने सोचा कि अब बिज़नेस क्या करना है, तो करंट जो रिस्क है मार्केट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिस्क, उसमें मैंने काम करने का सोचा। और मैंने जैसे आपको बताया कि हम तो गांव खेड़े से आए हुए हैं और हम संघर्ष में पैदा हुए हैं, लड़े हैं और बड़े हैं, तो हमें संघर्ष करना पसंद है। तो मैंने सोचा कि जो दुनिया में सबसे क्रिटिकल चीज़ है, चलो उसको बनाते हैं, लेट्स फाइट विथ इट एंड ये साइबर सिक्योरिटी आपने चूज़ किया कि भाई संघर्ष है और उसको बनाते हैं, उसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें भी आपने एक बहुत नॉर्मल काम नहीं किया है, बहुत ज़बरदस्त आप आगे गए हैं। एक जो इंटरेस्टिंग, जिस तरह से आप बता रहे थे, आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बहुत लंबी फहरिस्त है, ठीक है। माँ ने कहा था पढ़ो, आप पढ़ते गए, लेकिन ये क्या जज्बा था कि इतने सारे, क्योंकि आपने MBA भी किया, साइबर सिक्योरिटी में भी किया है, बैंकिंग में भी किया है, IIT से सब किया है, ये क्या जोश था? सर, मेरे एक पहले इंटरव्यू में भी ये किस्सा मैंने बताया है, जो कि मैं दोहरा रहा हूँ आपके इंटरव्यू में। मेरी 10वीं की स्कूलिंग हो गई और 10वीं का वैकेशन था, तो गांव में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो पंचायत में मैं गया। पंचायत की छोटी सी लाइब्रेरी थी, तो मैंने एक बुक वहाँ से बोरो किया पढ़ने के लिए। वो बुक था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, और वो बुक मैंने पूरा पढ़ा, मैं इंस्पायर हो गया। और उस आदमी ने एक थॉट, वो पूरा बुक पढ़ने के बाद एक थॉट मेरे मन में तैयार हुआ। वो थॉट ये था कि अगर अपना जीवन बदलना है आपको,
और आपके पास कोई किसी तरह का रिसोर्सेस नहीं है, तो पढ़ाई आपको आगे ले जा सकती है। और वो जो थॉट वो बुक पढ़ने के बाद स्ट्रांग हो गया, उसको मैं आज भी चेस कर रहा हूँ पढ़ाई के तौर तरीके। भविष्य में भी मुझे पढ़ना है। मतलब मज़े की बात बताता हूँ, मेरे छोटे भाई का लड़का है और मैंने हाल ही में एक बड़ी सी डिग्री हासिल करी है। तो वो 9 साल का है, मेरे पास आया, पापा आप अभी भी कॉलेज जाते हो? मैंने कहा हाँ हाँ मैं जाता हूँ। आप अभी भी पढ़ते हैं? बोला हाँ। आपको तो मूंछ आ गई है, आप तो बड़े हैं घर में सबसे, फिर भी आप पढ़ते हो? तो मैंने उनको कहा देखो मैं ऐसा करने वाला हूँ, आप जब तक पढ़ोगे, मतलब कॉलेज में आओगे तो मैं भी आपके कॉलेज में आके बेंच में बैठ के रिवर्स होने वाला हूँ। तो मतलब ये मज़े की बात होने के बावजूद भी हमेशा मैंने सोचा है कि पढ़ते रहूँ, जिसके कारण मेरा नॉलेज बढ़े। उस नॉलेज का उपयोग जो है मेरे बिज़नेस को हो, मेरे लोगों को हो, मेरे देश को हो। क्योंकि आईआईटी में पढ़ा हूँ तो हमें बताया गया है, आईआईटी में एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट इज़ वेरी कॉमन, वेयर दे टेल यू इफ़ you would like to work for something then ensure that you are working for nation। मतलब आप जो भी चीज़ करोगे तो उसमें हमेशा और हमेशा नेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आज के डेट में हम कुछ भी करते हैं, मतलब एक स्टेप भी बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश के लिए इसमें क्या है। तो वो थॉट प्रोसेस है सर। और वो थॉट प्रोसेस आपको ले गया, आप साइबर सिक्योरिटी में गए हैं, जिस तरह से आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इतना कर लिया कि भारत में पहली बार और दुनिया का दूसरा रहा, ये कुछ बताइए सर। टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी में भी अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में भारत ने अच्छी तरह से प्रोग्रेस करा है। बट 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो हमारा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट काफ़ी था, जिसके कारण देश का जीडीपी इम्पैक्ट होता था। मतलब हम पैसे कमाए और हम पैसे इंपोर्ट करने के लिए वेस्ट करें, तो हमारा फॉरेन रिजर्व कंज्यूम हो जाता था। तो ये अर्थशास्त्रीय स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ, बट यही हुआ है आज तक। तो टेक्नोलॉजी आईटी जब हमारे देश में आया तो हमारा इंपोर्ट था। बाद में गए 20-22 सालों में हमने उस इंपोर्ट को कम करते करते गए। साइबर सिक्योरिटी जब मार्केट में एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आया तो हम पश्चिमी देशों को देखते थे कि अमेरिका से कुछ आएगा, कनाडा से कुछ आएगा या यूरोप से कुछ आएगा और हम उसको लगाएंगे और फिर हम सिक्योर कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि ऐसी क्रिटिकल चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं क्यों ना उसको देश में हम बनाएं। तो हमने देश का पहला एटीएम टर्मिनल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाया, जो आज दुनिया में दूसरा सबसे बेहतरीन टर्मिनल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर माना जाता है। हमने हार्ड डिस्क एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर बनाया देश का, जो कि फुल हार्ड डिस्क एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर है। वो भी मतलब अमेरिका में, ये दोनों टेक्नोलॉजीज अमेरिका से आती थी और 2 ही कंपनीज थी अमेरिका में। आज इंडिया में हम प्रोड्यूस करते हैं उसको, और हमारे काफ़ी सारे बैंकों को और कंपनीज को हम इसमें सपोर्ट करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका ग्लोबल प्रेजेंस भी हो गया, बाकी कंट्रीज में भी? हाँ, काफ़ी सारे कंट्रीज में। वी हैव अ ग्लोबल इनोवेशन सेंटर इन यूएस नाउ फॉर माय कंपनी। देन वी हैव कस्टमर्स इन मैक्सिको, देन श्रीलंका है, नेपाल है, हमारे करीबी देश हैं, दुबई में हमारे पास कस्टमर्स हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंस हमारा हो गया है। हमने सब ये एक बोलते हैं ना, एक जिद जो है वो आप पकड़ के चले और हर चीज़ में आप एक्सेल करते गए। अवार्ड्स तो आपको पता नहीं, उसकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, रिकग्निशन है, ये तो आप करते ही आए हैं। साथ में आपका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है इसमें भी आपने किया है, फाउंडेशन आपने बनाया है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, अगर हम देखें आज के दौर में तो हमारा जो देश है वो देश 3000 जातियों से, 25,000 उपजातियों से और 6 या 7 बड़े रिलीजन को लेके चल रहा है। मतलब जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे, बौद्ध है, ये सारे धर्म
इतने सालों से घुल मिल के रह रहे हैं साथ में। और ये घुल मिल के क्यों रह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और उस संविधान हमें साथ चलने का मौका देता है, हम लोगों को एनकरेज करता है और इसके कारण हम एक दूसरे से जुड़ के काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बुक से बहुत प्रभावित था, तो वो बुक, उनका थॉट मेरे जहन में आज भी है, उसको मैं लेके चलता हूँ। तो सोशल एक्टिविटीज़ मैं करता रहता हूँ। अगर आप मेरे ऑफिस के बाहर देखें तो 12 साल पहले मैंने एक बोर्ड लगाया हुआ है जो कि एंट्री पॉइंट पे लगाया हुआ है कि वी डोंट बिलीव इन एनी जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड टेरिटरी। मतलब हम किसी जेंडर, किसी लिंग भेद को नहीं मानते हैं, किसी जाति को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं या किसी प्रदेश को भी नहीं मानते। हम कहते हैं हम भारतीय है। तो ये थॉट पे मेरे कंपनी में भी काम होता है और जिन जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ तो वहाँ पर भी इसी तरह से काम होता है। और बहुत पहले से, मतलब आज से 20 साल 22 साल पहले से मैं सोशल रिफॉर्मेशन के लिए काम करता आ रहा हूँ। अलग अलग संस्था, अलग अलग NGO से मैं जुड़ा हूँ। तो वो आप कहेंगे कि एक जो मैं बिज़नेस के तौर पे करियर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये भी मेरा एक अभिन्न अंग बन गया है मेरे पर्सोना का या मेरे लाइफस्टाइल का। तो बेसिकली जो सोसाइटी को जो आप दे रहे हैं वापस दे रहे हैं, बिकॉज बहुत कंफर्टेबल बिजनेस तो हो चुका था आपका। ये जो था, ये जैसे आप बता रहे थे कि वो गांव से आप आज तक जुड़े हैं, यू आर गिविंग बैक दैट टू द सोसाइटी। जी, तो वही है। क्या क्या फील्ड्स में आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है उसमें मेरी कंपनी और हम लोग काम कर रहे हैं सब। बच्चों के स्कूलिंग के लिए मैं काम कर रहा हूँ। कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं और मेरे टीम का बहुत बड़ा काम है। कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा होगा तो नवी मुंबई में सामाजिक ऐक्य परिषद हमने लिया था, जो देश का पहला सामाजिक ऐक्य परिषद था, जिसमें हज़ारों लोगों ने प्रेजेंस दिया, जिसमें अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग प्रदेश से लोग, महाराष्ट्र भर से लोग आए थे। तो सोशल रिफॉर्मेशन, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बैंकिंग में काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस पे मैं जाता हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर या लेक्चरर। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बिजनेस के साथ समाज में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए भी मैं और मेरी टीम काम कर रही है। ये आमले साहब, जिस तरह से बिज़नेस का सक्सेस मिला है आपको, सोशली आप बहुत एक्टिव है, तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल क्लास से भी आपके रिलेशंस बहुत, और जो देखा गया है कि सभी पार्टियों से, सभी लीडर्स से आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं हमेशा मानता हूँ कि देखिए, कोई पार्टी रहे उसमें अच्छे और बुरे लोग हैं और उन अच्छे लोगों से क्यों ना जुड़े, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अगर हम देखें तो बीजेपी का उदाहरण लेता हूँ, गडकरी साहब हैं, जिनको हम कहेंगे कि एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पे सारी पार्टियां मानती है। पवार साहब है, देश में कोई भी किसी तरह का अगर कोई बवाल खड़ा रहे, बखेड़ा खड़ा रहे, कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आए, तो देश में कोई भी PM बैठा रहे तो पवार साहब को न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है और उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। तो ऐसे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसीलिए मेरी सभी पार्टियों में अच्छे संबंध है। सभी लोग इस राज्य को और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और जिनका थॉट प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस नेशन इज स्ट्रांग, आई एम गेटिंग अलाइंड माई सेल्फ विद दैम। सो ये रहा है मेरा। सभी के साथ रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरद पवार साहब के साथ कुछ नज़दीकियाँ ज़्यादा आपकी दिखाई देती हैं। अभी जैसे ऐक्य परिषद का भी आपने बात किया, बहुत बड़ी बात थी कि वो उस प्रोग्राम में आए, क्योंकि ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं था या कोई संस्था का नहीं था, एक इंडिविजुअल ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये पवार साहब के साथ क्या कनेक्ट है? सर, मैंने आपको बताया कि मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पवार साहब पुणे डिस्ट्रिक्ट से हैं, भले वो बहुत बड़े नेशनल लीडर हैं,
जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम गांव में पले बढ़े हैं। आज अगर आप मेरे जुन्नर तहसील में आएंगे तो 5 बड़े डैम लगाए हैं, जिसके कारण जो मैंने कहा हमारा बचपन गरीबी में गुजर गया, वैसा किसी तरह का गरीबी आज के तौर पे ज़्यादा प्रमाण में देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात ये भी है कि मेरा जो परिवार है वो कांग्रेसी और पवार साहब के विचारों से आज 45 सालों से जुड़ गया है। मतलब पवार साहब के लिए हमारे चाचा, हमारे पिताजी मतलब काम तो कर चुके हैं। हमारे परिवार में हमेशा और हमेशा पवार साहब रहे हैं विचारों के तौर पे, मतलब कि पवार साहब ने आज क्या किया, आज उनका किस तरह का डिसीजन है, क्या निर्णय लिया है। तो कांग्रेसी और पवार साहब के विचारों से मेरा परिवार हमेशा जुड़ा रहा है। मेरे चाचा जो हैं आज के तौर पे वो जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, मामा जी जो वो जिला परिषद पे हैं। मेरे काफ़ी सारे जो परिवार के लोग हैं वो पवार साहब के व्यक्तिमत्व से, इनके विचारों से प्रभावित है। तो नेचुरली मैं कहूँगा कि मेरे मन में भी वही विचार है। तो और पवार साहब के विचार जो है वो सामाजिक ऐक्य के विचार है, समानता के विचार है। तो मैंने सोचा इस तरह का अगर प्रोग्राम करना है तो मैंने मेरी कार्यकारिणी जो है कमेटी है उनसे बात करी। मैंने कहा ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से किस नेता को बुलाया जाए। तो जिस पे एकमत हुआ वो नाम पवार साहब था। तो इसलिए हम लोगों ने पवार साहब को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था। पवार साहब तो आए, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम भी रहा। जी। हमने सब बिजनेस, सोशल ये काम तो आप कर रहे हैं। पॉलिटिक्स जो है, सोशल काम करते करते अगर कोई पॉलिटिकल पावर रहे साथ में तो और अच्छे से आप कर सकते हैं। उसकी तरफ भी आपका रुझान हो रहा है? सर मतलब समाज की सेवा करने के लिए अलग अलग तौर और तरीके हैं। उसमें से बिज़नेस है जहां आप लोगों को रोज़गार दे सकते हो। सोशलिज़म में मैं काफ़ी सालों से जुड़ गया हूं, काम कर रहा हूं। और इंडिया के सोशल रिफॉर्मेशन के लिए मैं काम कर रहा हूं। मतलब मेरा जो विचार है तो वो लिमिटेड नहीं है कि इस क्षेत्र के प्रति या इस शहर के प्रति, बड़े पैमाने में काम करना है। काफ़ी सालों से लोग जुड़ गए, देश भर में मेरे से लोग जुड़े हैं इस कारण के लिए। तीसरी बात है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल विल या थॉट या सपोर्ट रहे तो आपका विचार जो है बहुत स्पीडीली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि मतलब सोशल रिफॉर्मेशन में काम करते करते जिन किन पार्टियों से हम जुड़ जाते थे तो हमें इमीडिएट सपोर्ट मिल जाता था, सहकार्य मिलता था। इसलिए वो थॉट तो रहेगा ही हमेशा। नहीं, और पॉलिटिक्स में ज़रूरत भी है कि इस तरह से पढ़े लिखे सक्सेसफुल लोग पॉलिटिक्स में भी आए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट करना है लोगों को वो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। हाँ जी, पॉलिसी की बात करी है आपने। तो मैंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है। तो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट करके हैं, अगर आप जानते हैं तो वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पर मैंने पढ़ाई करी पॉलिसी मेकिंग पे। तो वही था कि मतलब एक स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, देन देश की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और दो देशों को जोड़ने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये भी मुझे पढ़ने का मौका मिला। मतलब इस तरह का जो एजुकेशन मैंने लिया है वो अगर किसी भी फॉर्म में अगर इस देश के लिए मैं यूज़ कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। हम ग्लोबल बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। नवी मुंबई जो कि देश का एक सबसे टॉप सिटीज़ में से माना जाता है, और इसको जो डेवलपमेंट हुआ है इसमें आपका ही बड़ा हाथ है कि साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से आपने इसे भी ग्लोबल मैप पर कर दिया है। नवी मुंबई पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक तरह से एक स्पेशली एनसीपी शरद पवार साहब के इसमें एक वैक्यूम हो गया है। जब नाइक्स ने पार्टी चेंज कर लिए उसके बाद कोई इस तरह से उभर के यहाँ पर लीडर नहीं आए हैं। आप जैसे व्यक्तिमत्व अगर इसमें आते हैं, और स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो हाउ रेडी आर यू फॉर इट? सर आपने कहा वैक्यूम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई वैक्यूम है। हाँ,
पार्टी को एक चेहरा चाहिए। वो चेहरा हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, मतलब बट कार्यकर्ता है, लोग हैं हमारे साथ और अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात इस शहर के लीडरशिप रहने की या लाने की, तो अगर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी तरह के डायरेक्शन मिल जाते हैं और उस डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटी से मैं जो मेरा मूल विचार है समाज की सेवा वो कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। वैक्यूम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पवार साहब के मानने वाले तो जैसे हम जानते हैं कि सभी पूरा स्टेट में भी हैं, नवी मुंबई में भी काफ़ी बड़ा तबका है जो पवार साहब को बहुत मानता है। इनफैक्ट पिछले असेंबली इलेक्शंस में भी जब बड़े लीडर्स नहीं थे तब भी जिस तरह से वोटिंग हुई वो भी एक बहुत सरप्राइजिंग था लोगों को। तो ऐसे में जैसे कि कह रहे हैं कि सपोर्ट बेस है बट एक लीडरशिप उस तरह की अगर मिल जाती है, तो अगर पॉइंटेडली अगर आपको असेंबली टिकट ऑफर होती है तो आप लड़ेंगे इलेक्शन? मैंने आपको जैसे बताया, मैं उसको गोल गोल के उत्तर तो नहीं देना चाहूँगा, मैं बहुत डायरेक्शन में जाके उसको बताना चाहूँगा। अगर किसी तरह की डायरेक्शन मिलती है मुझे पवार साहब से या पार्टी से तो मैं असेंबली इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये कितना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है आजकल के जब माहौल में नवी मुंबई पॉलिटिक्स को भी देख के, क्योंकि एक से एक दिग्गज लीडर हैं और आपस में भी काफ़ी क्लैशेस सभी के बहुत दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आपकी जैसी एक एंट्री होती है उसको आप किस तरह से देखेंगे? सर मैंने जैसा कहा आपको और आपने भी जिक्र करा है कि लोकसभा इलेक्शन में अगर हम देखें तो 8 एमपीज़ चुन के आए पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। उसमें से 2 एमपी जो थे, 2 एमपीज़ आर नॉन एमपीज़ जी, सुप्रिया सुले थी और डॉक्टर अमोल कोल्ले साहब थे। 6 का आपने शायद ही नाम सुना था। सही। पवार साहब के विचार लोगों में है, पवार साहब का करिश्मा लोगों में है। तो कोई भी दिग्गज अगर सामने रहे या फिर कोई भी किसी तरह का स्ट्रॉन्ग अपोनेंट रहे, फिर भी अगर लोगों के दिमाग में पवार साहब के विचार हैं तो वो कोई निकाल नहीं सकता। और इसलिए मैं मानता हूँ कि दिस इलेक्शन विल बी एन इलेक्शन विच विल बी fought against a system and a person। तो इस तरह से इलेक्शन लोकसभा का भी हुआ है और ये भी होगा और ये बहुत क्रूशियल है। इलेक्शंस देखे जा रहे हैं स्पेशली आफ्टर लोकसभा, जब लगता था कि सिर्फ एक वन साइडेड वेव है बट जो कि नहीं हुआ। तो ऐसे में असेंबली इलेक्शंस और हर सीट बहुत इनवैल्यूएबल होने वाली है। हाँ जी, जिस तरह से करिश्मा हुआ है लोकसभा में, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली, उस तरह से ही करिश्मा फिर से इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में होगा। ऐसी मान्यता रखने वाले समाज में बहुत बड़े पैमाने पे घटक हैं और वही उसको ड्राइव करेंगे आगे चल के। आमने साहब, आपका जिस तरह से मैंने देखा है काफ़ी रीडिंग है, स्टडी है, हर फील्ड में आप करते आए। ऑब्वियसली आपने नवी मुंबई भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है, आपका बेस यहाँ पर है। जो पॉलिटिकल सीन है, क्योंकि शरद पवार साहब की पार्टी से अगर आप लड़ते हैं तो एमवीए की बात आ जाती है। ओवरऑल आप कैसा सिनारियो देख रहे हैं नवी मुंबई में? देखिए, मतलब मैं तो जुड़ा हूँ, तो जुड़ने के कारण एक है कि महाविकास आघाड़ी जो आप एमवीए कह रहे हैं वो एक संघ है और सब ने कहा है कि हम एक संघ हो के लड़ेंगे। तो वो उस तरह का कोई सीन नहीं है। मतलब आज अगर एमवीए के किसी भी घटक दल को, महाविकास आघाड़ी के किसी भी घटक दल को अगर टिकट जाता है, मान के चलिए, तो सभी लोग एक साथ मिल के जुल के लड़ेंगे और जीतेंगे। पॉलिटिक्स तो एक और सीढ़ी बन जाएगी आपके लिए, जिस तरह से आपकी जर्नी रही है। नवी मुंबई के हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरह का
आगे का रास्ता होना चाहिए, पाथ होना चाहिए डेवलपमेंट का, और आपकी प्रायोरिटीज़ किस तरह से होंगी? देखिए, मैंने 40-42 कंट्रीज़ में विज़िट करी है बिज़नेस या टूरिज़्म के तौर पे। आउटसाइड इंडिया भी पढ़ चुका हूँ। ये जो शहर है, ये शहर जो है वो यंग पॉपुलेशन का शहर माना जाता है। दूसरी बात है कि ये शहर जो है ये मुंबई के लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट बने, इसलिए पवार साहब ने उस ज़माने में वो डिसीजन लेके नवी मुंबई का निर्माण करा है। आज अगर हम देखें तो इस शहर में जो लोग रहते हैं वो देश के अनेक प्रदेशों से आए हैं, राज्यों से आए हैं, अलग अलग जाति व्यवस्था के लोग रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के जो स्थानिक है, जिनको भूमिपुत्र कहा जाता है, वो भी यहाँ पर रहते हैं। ये सब पिछले कई सालों से घुल मिल के रहते हैं। बट अगर हम देखें अगेंस्ट दैट, जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, रिसोर्सेस रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, वो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो वो रिसोर्सेस को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने देने के लिए क्या कर सकते हैं? सेकंड जो है भूमिपुत्र हैं, उनके काफ़ी प्रश्न हैं जो कि अब तक अनरिजॉल्व्ड है, उनको उठाना चाहिए। कई सालों से काफ़ी सारे महानगर पालिकाओं में इलेक्शंस नहीं हुए हैं। लोकल बॉडीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारी व्यवस्था कहती है कि लोगों ने चलानी चाहिए, नहीं चल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट होगा, हर साल एक नई डेट के साथ जो आज की करंट पॉलिटिकल सिस्टम में वो आती है, हमें बताती है, हम सुनते हैं और उसको चेस करते हैं, बट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको बदलाव के तौर पे हमें लेके जाना है। ग्रीनरीज है यहाँ पर। आज सिडको और महानगर पालिका में अगर देखें तो लीगल बैटल चल रहा है कोर्ट में, कौन सा प्लॉट लेके किसको दे रहा है, कौन सा अलॉटमेंट पीछे ले रहा है, ये भी बड़ी समस्या बन गई है। जो प्लॉट्स इन दोनों लोकल बॉडीज़ ने, कंपनीज़ ने, मतलब सिडको जैसे कंपनी ने और महानगर पालिका ने गार्डन के लिए रखे थे, किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए रखे थे, एनजीओ के लिए रखे थे, वो बेचे जा रहे हैं। तो चेंज ऑफ यूज हो के आराम से कमर्शियली क्या चल रहा है? एक्सप्लॉइट हो रहा है। जिस थॉट से इस शहर को बनाया जा रहा है, या वो थॉट क्या जब पवार साहब ने इस शहर का निर्माण करने का सोचा तब था क्या? नहीं। तो शहर जो है ओवर क्राउडेड हो रहा है। एफएसआई जो है, जो मांगो सो डिक्लेयर किया जा रहा है, अगेंस्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर में, देखा नहीं जा रहा है। मतलब अगर वाशी से बेलापुर जाना है, पहले हम मान के चलिए 15 मिनट में पहुंचे, तो अभी आधा घंटा लग रहा है। क्यों हो रहा है ये ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। क्लीनलीनेस है, मतलब 10-12 साल पहले का क्लीनलीनेस और आज का क्लीनलीनेस बहुत अंतर आ गया है। ग्रीनरी जो है इस शहर को, अगर हम मतलब मुंबई से पहले निकलते तो नवी मुंबई में आते तो राहत मिलती थी, अरे वाह क्या शहर है। वो ग्रीनरी कम हो रही है। तो ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनके साथ हम जी रहे हैं। उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं तो रिजॉल्व करना है, मुझे लगता है। आपने अमले साहब गांव का भी, रूरल एरियाज़ का भी आपको एक्सपीरियंस है, और फिर आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप बहुत सक्सेसफुल रहे। नवी मुंबई भी एक उसी तरह का एक बैलेंस है, एक मिनी इंडिया कहा जाता है इसे। साथ में भूमिपुत्र हैं, हमारे प्रकल्पग्रस्त हैं, और ये मिश्रण है। तो जिस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया कि इश्यूज़ काफ़ी हैं, फाइनली आप किस तरह से चाहेंगे कि नवी मुंबई का और डेवलपमेंट हो, जिसमें ये बैलेंस दोनों का बना रहे? मैंने जैसा आपको कहा, तो पहली बात तो ये है कि ये शहर जो है ये मुंबई को सब्स्टिट्यूट रहे, इस कारण बनाया गया था। मुंबई ये देश की एक ऐसा शहर है जो इकोनॉमी हब कहा जाता है। इसके कारण मुंबई में आज अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे
इंटरनेशनल कंपनीज़, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े कारोबारी लोग आते जाते रहते हैं। उसी तरह का एक बैकअप सिटी करके नवी मुंबई बनेगा, आगे बढ़ेगा इस थॉट प्रोसेस पे। यहाँ सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि यंग क्राउड है। उस यंग क्राउड का अगर हम यूटिलाइजेशन करें फॉर द पर्पज़ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सिटी, तो उनको यहाँ पर रोज़गार जो है वो मिलना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट जनरेशन सिटी में अगर आईटी हब बनाया जाए, साइबर सिक्योरिटी हब बनाया जाए, मतलब जो ज़मीन अवेलेबल है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पे रोज़गार निर्माण हो सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, उड़न की तरफ हम महा मुंबई का विचार कर रहे हैं, लोनावला के तरफ वो फैलेगा, ऐसा सोच है। तो ये दो जो बड़े एरियाज़ हैं, इसको इस शहर से अगर जोड़ दिया किसी कारण, तो ये शहर एक ग्लोबल सिटी बन जाएगा जो कि टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया की सेवा कर सकता है, सर्विस दे सकता है, इस तरह का शहर हो सकता है। बट ये करते समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा। अब मैं दुबई में गया था, दुबई में अगर किसी जगह को डेवलप करना है तो डेवलप करने से पहले क्या करते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके फिर वहाँ पर सिटी का निर्माण किया जाता है, शहर का निर्माण किया जाता है। अब हमने नवी मुंबई को लग के पलावा करके एक है, जो हज़ारों लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और वो लोग वहाँ से ट्रैवल करके रोज़गार के लिए नवी मुंबई आ रहे हैं। बट आज नवी मुंबई से पलावा या कल्याण की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, 2 घंटे लगता है। बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाता है। बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाता है। और यहाँ से अगर मैं निकलूँ तो पुणे जाने के लिए 2 घंटे लगता है। मतलब किस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं, क्या हम लोग प्रॉपर प्लान कर रहे हैं खुद को? सिंगापुर जैसा छोटा सा देश अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश कर रहा है, खुद को ग्लोबल मैप पे एज अ ट्रेडिंग हब बता रहा है पूरे विश्व का, तो नवी मुंबई को भी वो पहचान मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आमले साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से अपने व्यूज़ प्रकट किए, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है शहर के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नवी मुंबई अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका जर्नी धन्यवाद। और अच्छी रहे, और पॉलिटिकली भी आप एक्टिव हो रहे हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो ये थे आमले साहब, जिनकी जर्नी जैसा मैंने कहा कि बहुत इंस्पायरिंग तो है, बट ये सिर्फ अपने लिए नहीं रही है, देश के लिए की है, शहर के लिए है, और अब एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए पॉलिटिकली भी एक्टिव हो रहे हैं आमले साहब। एंड ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पॉलिटिक्स में ज़रूर है। ख़ास मेहमान में इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार।